ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के शहजादे तथा संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बल के उप प्रमुख कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। भारत आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं से ऐतिहासिक और दोस्ताना संबंधों की परिकल्पना करने की अपेक्षा भी की जा रही है। 2021 में शुरू की गई थी और ये अब पूरी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समझौता भारत संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक और वाणिज्यिक समझौते को अगले स्तर पर ले जाएगा, जिसमें व्यापार, निवेश, सामान और सेवाओं जैसे क्षेत्रों को शामिल करने की संभावना है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 4885 अनारक्षित अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। जेपीएससी ने पिछले दिनों झारखंड उच्च न्यायालय से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति देने का भी आग्रह किया था। इसी आदेश के आलोक में जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी किया है। पीटी में आरक्षण का लाभ देने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को चुनौती दी थी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 24,818 नए केस मिले हैं। इस दौरान 492 मरीजों की मौत भी हुई है और करीब 42,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। 8 राज्यों में बीते 24 घंटे में कोरोना के 100 से भी कम केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से अब तक 5,10,905 लोगों की मौत हुई है और 4.27 करोड़ केस अब तक सामने भी आ चुके हैं। इधर राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,000 से नीचे आ गई है। कल राज्य के 7 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। पिछले 24 घंटों में 93 नए संक्रमितों की भी पहचान हुई है, जबकि 180 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 979 है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी 98.54% है। देश में अब तक कोविड से बचाव के 174 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 84 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु समूह में टीके की 5 करोड़ 31 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 95 लाख से अधिक दूसरी डोज दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 1 दिवसीय सरायकेला खरसावां जिले के दौरे के क्रम में चांडिल प्रखंड के चाकुलिया गांव के लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं से रूबरू भी हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का निर्देश भी दिया। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मॉब लिंचिंग में मारे गए बरही के युवक रूपेश पांडे को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के द्वारा उनके घर जाकर श्रद्धांजलि देने के क्रम में ही प्रशासन ने चरही में उनके काफिले को रोक दिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इससे पहले भाजपा ने कल राज्यभर में इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन भी किया था।
इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राजधानी रांची में निकाले गए मशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। श्री प्रकाश ने हत्यारों को सजा दिलाने तथा मॉब लिंचिंग में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। इधर चतरा जिले में भी भाजपा की ओर से मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला गया और राज्य सरकार से रूपेश पांडे के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। मौके पर सिमरिया विधायक किशुन दास ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मॉब लिंचिंग के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर मीडिया के द्वारा भाषा को लेकर कई जिलों में चलाए जा रहे आंदोलन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर स्थानीय भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। भाषा आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सोच समझकर निर्णय लिया है। आज के दिन में झारखंड एक अलग राज्य है, बिहार से अलग हुआ है। यहाँ की अपनी भाषाएं हैं जिसको महत्व दे रही है यहाँ की सरकार। यहाँ कुछ बोली जाती हैं, कुछ बोलियां हैं जो बोली जाती हैं कुछ इलाके में, उसको भी जिला स्तरीय नियोजन में तरजीह दिया गया है। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, राज्य स्तरीय परीक्षा और जिला स्तरीय परीक्षा। राज्य स्तरीय परीक्षा में यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषाओं को तरजीह दिया गया है। उर्दू बंगाली को भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग बोलते हैं, उनको दिया गया है। और बाकी जिला स्तर में मगही जो बोली जाती है कुछ इलाके में, उनको दिया गया है। तो इसमें कुछ बोलना नहीं है। सरकार की मनसा, सरकार के उद्देश्य यही है कि यहाँ अलग राज्य हो गया है, झारखंड की भाषाओं को प्रमोट किया जाए और यहाँ के, ताकि यहाँ के लोग पढ़ें। नौकरी देंगे तब ना पढ़ेंगे, नहीं तो क्या पढ़ेगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज जिले में भारत सरकार के द्वारा निर्माणाधीन गंगा मनिहारी पुल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांगे पूरी होगी और आवागमन का भी लाभ मिलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल रांची के नामकुम स्थित आरसीएच सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अस्पतालों में अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा आयुष काउंसलिंग और आयुष आरोग्यशाला को सुदृढ़ करने का भी निर्देश दिया। बैठक में बजट से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष धीरज तनेजा और महासचिव राहुल मारू ने राज्य सरकार से पुराने खनन पट्टों को नवीकरण करने की मांग की है। श्री तनेजा और श्री मारू ने कहा कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले खनन पट्टों की अवधि विस्तार पर रोक लगाना व्यापारियों के लिए चिंता की बात है। रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित सिलागाई में अमर शहीद वीर बुधू भगत की 230वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद सुदर्शन भगत, विधायक बंधु तिर्की और पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूरे देश भर में ब्लॉक स्तर पर जहाँ भी आदिवासियों की भावना है, खास करके जिस
क्रम में जानो प्रखंड में भी खास करके वीर बुद्ध भगत जी के इस जन्म स्थान गांव सेलागाई में यह योजना यहाँ के लिए भी स्वीकृत हुई है। यहाँ भी एकलव्य मॉडल यहाँ पर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 20 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलकाता में होगा। पहला मैच जीत चुकी टीम इंडिया आज का मैच जीतकर श्रृंखला जीतने का प्रयास भी करेगी। पहले मुकाबले में कैरेबियाई टीम को शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम दूसरे मुकाबले के लिए तैयार है। कोलकाता में खेले जाने वाले इस मैच में रोहित एंड कंपनी की कोशिश सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने की होगी। हालांकि इस फटाफट फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज की टीम भी काफी धाकड़ मानी जाती है। उनके पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर खेल का पासा पलट सकते हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान किरोन पोलार्ड उनमें से ही एक हैं। पोलार्ड अपने दम पर टीम को जीत दिलाने में सक्षम है। वहीं पहले मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन ने भी भारतीय गेंदबाजों को खूब चकाया। पहले मुकाबले में पूरन इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। वहीं ऑलराउंडर रोस्टन चेज भी घातक साबित हो सकते हैं। पहले T20 में चेज ने काफी किफायती गेंदबाजी कर भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला था। उन्होंने अपने 4 ओवर में महज 14 रन देकर 2 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। वहीं बात अगर भारतीय टीम की करें तो कप्तान रोहित शर्मा पिछले मैच में बेहद आक्रामक नजर आए। रोहित ने 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत की राह आसान कर दी थी। रोहित के साथ ओपनिंग में उतरे ईशान किशन भले ही धीमी गति से रन बनाए हों, लेकिन उन्होंने टीम को एक सधी हुई शुरुआत दी थी। वहीं सूर्य कुमार ने एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई टीम को संभालते हुए संकट मोचक की भूमिका निभाई। भारत के पास कई ऐसे गेंदबाज हैं जो T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ये युजवेंद्र चहल हो या फिर दीपक चाहर, दोनों गेंदबाज जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजों को आउट करने का माद्दा रखते हैं। वहीं अपने पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने रवि बिश्नोई का हौसला भी सातवें आसमान पर है। कुल मिलाकर दूसरे T20 में खेल प्रेमियों को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। गिरिडीह में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल घर तक नल से पहुंचाने की प्रक्रिया में इन दिनों तेजी आई है। इसके तहत जिले के पीरटाण, राजधनवार और सरिया में जल मीनार बनाया जा रहा है। अभियान को गिरिडीह में उतारने की प्रशासनिक कोशिश तेज कर दी गई है। जिले के पेयजल स्वच्छता प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 24-25 तक यहां 2612 राजस्व ग्राम में शुद्ध जल के लिए घर घर कनेक्शन देने की कवायद शुरू हो गई है। और MBS के तहत अभी हमारे यहाँ चिल्गा, केसवारी और लाल बाजार जो कि कार्य लगभग 60% के लगभग कार्य पूर्ण है और तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत उग्रवाद प्रभावित पीरटांड प्रखंड के चिल्गा में बन रहे जल मीनार का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ काम कर रहे गोविंद चौधरी का कहना है कि इस योजना से 1200 से 1500 लोगों को 3 महीने के भीतर नल से शुद्ध जल मिलने लगेगा। WTP का कार्य, इंटेक का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है और टंकी का काम भी पूरा हो गया है। हालांकि इस योजना
लेकिन गिरिडीह में इसकी प्रगति अब दिखनी शुरू हुई है। सिंगल विलेज और मल्टी विलेज के आधार पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। चिल्गा, लाल बाजार और नगर केसबारी में जल मीनार बनाने का काम चल रहा है। 33 योजनाओं पर काम की शुरुआत हुई है और कई योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में संचालित एल्डर क्लब बुजुर्गों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रहा है। एल्डर क्लब में आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। उपलब्ध सुविधाएं और मनोरंजन के साधनों का उपयोग से जिले के बुजुर्गों में जीने की एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जामताड़ा जिला प्रशासन की पहल पर जिले के सभी 6 प्रखंड नाला, कुंडहित, फतेहपुर, जामताड़ा, करमाटांड एवं नारायणपुर प्रखंड मुख्यालयों में एल्डर क्लब का संचालन किया जा रहा है। एल्डर क्लब का संचालन का जिम्मा भी बुजुर्गों की एक समिति के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी बुजुर्ग ही होते हैं। जब से यह क्लब खुला है, यहाँ के बुजुर्गों को लग रहा है कि एक बहुत ही फायदेमंद चीज हमें मिला है। एल्डर क्लब में विभिन्न विषयों की जरूरी पुस्तकों के साथ साथ कैरम बोर्ड, शतरंज जैसी अनेक मनोरंजक साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो बुजुर्गों के दिनचर्या में शामिल हो चुका है। एल्डर क्लब में उपलब्ध मनोरंजन के साधनों से बुजुर्गों के नीरस जिंदगी में बाहर आ गई है। जब से यह डीसी साहब क्लब खुलवाए हैं, तब से यहाँ के माहौल अलग हो गया है और यहाँ सभी प्रकार की बातें हो रही है और सबको बहुत ही आनंद। टीवी भक्ति सब देखे सुने ही अपन सब कुछ कर रहे हैं। एल्डर क्लब के माध्यम से बुजुर्ग अपनी पुरानी यादों और बीते दिनों की बातों को आपस में साझा कर रोमांचित हो उठते हैं और आनंद लेते हैं। एल्डर क्लब परिसर में बच्चों के मनोरंजन के संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान बच्चों को खेलकूद में व्यस्त देख बुजुर्ग भी अपना बचपन याद कर हार्दिक खुशी महसूस करते हैं। जब तक जैसा कोई जरूरत जैसा आता है, चाय पानी भी होवे है, दुख सुख भी बोल चाल होवे है। कुल मिलाकर एल्डर क्लब जामताड़ा जिले के बुजुर्गों के मायूस जीवन दोबारा प्रफुल्लित कर रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा जिले में हॉकी खिलाड़ियों के व्यक्तित्व विकास के लिए नई पहल की गई है। हॉकी में शानदार प्रदर्शन कर विश्व के खेल मानचित्र में सिमडेगा जिले को खास पहचान दिलाने वाले इन खिलाड़ियों में कंप्यूटर ज्ञान की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है। शुरुआत की है। सहभागी कंप्यूटर एजुकेशन के संचालक निशांत कुमार और विपुल कुमार इन्हें निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। वर्तमान में 50 बालक और बालिका हॉकी खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और इस कोशिश का सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है। हमारे खिलाड़ी बाकी अन्य देशों के खिलाड़ियों से इस मामले में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, जिसे देखते हुए हॉकी सिमडेगा के अनुरोध पर हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया। बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। कंप्यूटर की जानकारी नहीं होने के कारण ये खिलाड़ी खुद को कुछ पिछड़ा महसूस करते थे। सुदूरवर्ती गांवों के कुछ खिलाड़ियों ने अब से पहले कंप्यूटर देखा भी नहीं था। अब उन्हें कंप्यूटर और इंग्लिश की जानकारी दी जा रही है, जिससे वे खुश हैं और काफी उत्साहित भी हैं। कंप्यूटर भी मैं कभी नहीं देखी थी, न छुई थी, और हॉकी सिमडेगा के द्वारा और कंप्यूटर सहभागिता की ओर से कंप्यूटर की प्रशिक्षण दी जा रही है। कंप्यूटर सहभागी की तरफ से हम लोग को कंप्यूटर के शिक्षण दिए जा रहे हैं। सिर्फ हम लोग हॉकी को जानते थे खेलने के लिए और अच्छी तरह से इंग्लिश सब नहीं जानते थे, कंप्यूटर सब तो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी का मानना है कि कंप्यूटर की शिक्षा से खिलाड़ियों का व्यक्तित्व का विकास होगा, उनकी झिझक दूर होगी और वे कंप्यूटर से संबंधित अपना काम खुद कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ज्ञान जो आज का डिजिटल युग है, इंग्लिश वगैरह में अन्य देशों के खिलाड़ियों का अपेक्षा कम है, उसी को देखते हुए इनमें सर्वांगीण विकास को देखते हुए हॉकी सिमडेगा ने जिला के खिलाड़ियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के साथ इंग्लिश क्लास वगैरह की शुरुआत कराई है। सिमडेगा के हॉकी खिलाड़ी पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में वे अन्य राज्यों और देशों के खिलाड़ियों से कंप्यूटर ज्ञान में कुछ पीछे हैं। इस कारण उन्हें कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इस प्रयास से खिलाड़ियों में आत्मविश्वास का संचार होगा, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।
स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं में आज के संस्करण में इंडियन होम रूल्स की बात, जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में ब्रिटिश स्वशासन को भारत में बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 18 फरवरी 1905 को लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश भारत में स्वशासन की राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा जैसे कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन से की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी उस समय के विक्टोरियन सार्वजनिक संस्थानों के आधार पर एक महानगरीय संगठन था। इसका एक लिखित संविधान था। इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन को सुरक्षित करना और सभी व्यावहारिक तरीकों से ब्रिटेन में भारतीय हितों के लिए प्रचार करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की सदस्यता केवल भारतीयों के लिए थी। इसे भारतीय छात्रों और ब्रिटेन में अन्य भारतीय लोगों का महत्वपूर्ण समर्थन मिला। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। इसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस लंदन में भारतीय विद्यार्थियों का आवास था। इसे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के साथ ब्रिटेन में क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी। 1907 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के पेरिस स्थानांतरित होने के बाद इस सोसाइटी की जगह BD सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत मंडल ने ली। 18 फरवरी के दिन ही 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने मुंबई में विद्रोह शुरू कर दिया। रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल ऐसे समय में हुई जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ भारतीय राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर थी। विद्रोह की शुरुआत नौसेना के पोत HMIS तलवार से हुई थी। हड़ताल की शुरुआत बेहतर भोजन और काम की बेहतर स्थिति को लेकर की गई थी, लेकिन जल्द ही ये विद्रोह सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में बदल गया। हड़ताल शुरू होने के अगले दिन जवान भारतीय ध्वज लहराते हुए लॉरियों में मुंबई के चारों ओर फैल गए। रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ इन जवानों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। चूँकि HMIS तलवार संचार प्रशिक्षण का केंद्र भी था, विद्रोहियों ने आपस में संवाद करने और सभी नौसैनिक स्टेशनों में संदेश फैलाने के लिए इसके वायरलेस कोड का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों के भीतर विद्रोहियों ने मुंबई, कराची, चेन्नई, कोलकाता और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों में तैनात 74 अन्य जहाजों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। रेडियो और अखबारों में ये खबरें आग की तरह फैल गईं। जल्द ही आम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए और मुंबई तथा कोलकाता दोनों शहरों में जीवन ठप सा हो गया। इन शहरों में जुलूस और हड़तालें हुईं। भारतीय छात्रों ने कई शहरों में एकजुटता दिखाई और कक्षाओं का बहिष्कार किया। ब्रिटिश पुलिस ने क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों भारतीय नागरिक मारे गए और हजारों घायल हो गए। अंत में 24 फरवरी 1946 को सरदार पटेल की मध्यस्थता से ये विद्रोह शांत हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को देखने के लिए भारतीय लोगों के सभी वर्गों के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। विद्रोह की याद में आज मुंबई में एक नौसेना विद्रोह स्मारक खड़ा है। पारंपरिक सिंचाई की तुलना में टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस विधि को अपनाकर किसान कम लागत और कम मेहनत में अच्छी उपज भी ले रहे हैं।
झारखंड समेत देश के कई राज्यों में पिछले 2 दशकों में टपक सिंचाई विधि का दायरा काफी बड़ा है। रांची के नावाडी के कई किसान ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अच्छी उपज कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज का दाम भी मिलने लगा है। अभी ड्रिप आ गया और नया बीज और खाद आ गया, जिससे हम अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं ड्रिप के जरिए, और उससे हमको काफी फायदा हो रहा है। सरिता खलको बताती हैं कि कम लागत में वे अधिक से अधिक भूमि को ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर लेती हैं। वह बताती हैं कि टमाटर, मटर और खीरा जैसे फसलों के लिए टपक सिंचाई विधि काफी फायदेमंद होता है। हम अभी लगाए हैं और उसमें बहुत पानी कम खर्चा में पूरा खेत पड़ता है। खेती बाड़ी से जुड़ी कोशिला कुजूर अपने अनुभव को साझा करते हुए बताती हैं कि पहले की अपेक्षा कृषि कार्य अब आसान और फायदेमंद हो रहा है। हम लोग को तो यही फायदा मिल रहा है कि बहुत सारा चीज अभी ड्रिप मिल रहा है, कभी खाद। टपक सिंचाई विधि अच्छी फसल के लिए मिट्टी में आदर्श नमी प्रदान करती है। आमतौर पर देखा जाता है कि इस विधि से फसलों की पैदावार कई गुना तक बढ़ जाती है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी। अनारक्षित कोटे के अभ्यर्थी बढ़े। 11 से 13 मार्च तक होगी मुख्य परीक्षा। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा देश भर में घटा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 93 नए संक्रमित। मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड स्थित चाकुलिया के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान का दिया निर्देश। और रुपेश हत्याकांड के विरोध में भाजपा ने पूरे राज्य में निकाला मशाल जुलूस। प्रशासन ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को आज बरही जाने के क्रम में चरही में रोका। चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला